Hello everyone, welcome you all on your own very favorite channel of New Light NEET. तो today we are going to discuss FLT full length test और इसका 61st टेस्ट था ये. I hope आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा. Very few tests remaining before the D-Day that is on 5th of May. तो आप लोग बस अच्छे से टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मार्क्स का बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस मत लीजिए. चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन. और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको. और ये मिशन है मेरा मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का. तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग. तो फुल सिलेबस टेस्ट 61st और इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखें जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर के लिए लिया है तो NCERT 1 यूनिट 1 से 13, यूनिट 2 से 9 क्वेश्चंस, यूनिट 3 से 12, यूनिट 4 से 6 और यूनिट 5 से 13 क्वेश्चंस. टोटल क्वेश्चंस जो NCERT 1 से इस पेपर में लिए गए वो 53 और NCERT 2 से 15 फ्रॉम यूनिट 6, 16 फ्रॉम यूनिट 7, 4 फ्रॉम यूनिट 8 और 5 फ्रॉम यूनिट 9 एंड 7 फ्रॉम यूनिट 10. टोटल 47 क्वेश्चंस. तो इस तरह से ये फ्रेमिंग है हमारे फुल सिलेबस टेस्ट 61st की. आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है. ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस. तो ये सही है. मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, NCERT 1 के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्रोथ इज ड्यू टू सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन का टाइप यहाँ पर कौन सा होगा? माइटोसिस होगा. और माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन और ये जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफर करता है. जेनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि ये जब डिवीजन आफ्टर डिवीजन डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें आइडेंटिकल जीन्स जो होंगी वो पास ऑन होंगी. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. 101st करेक्ट आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स. तो यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन की बात हो रही है और एपोकार्पस कंडीशन जो है वो किस में हम लोगों ने पढ़ी हुई है? लोटस में, रोज में और मिकेलिया. सिंकार्पस पेपेवर वगैरह में है और ये लिलिएसी का मेंबर है और ये सोलेनेसी का. इनमें भी सिंकार्पस कंडीशन है. बाइकार्पेलरी सिंकार्पस कंडीशन और टोमेटो में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मिकेलिया, चंपा जिसको बोलते हैं हिंदी में. 102 का करेक्ट आंसर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड ऑफ. मतलब एंडोस्पर्मिक सीड की बात हो रही है. एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होगा जिसमें सीड की मैच्योरिटी तक एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पर पी, ग्राउंडनट, कैस्टर बोथ 1 एंड 2. तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक है या इन्हीं को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस. ये एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड की बात हो रही है. एल्बुमिनस भी बोलते हैं इसको. और ये किस में है? ये इसका एग्जाम्पल है कैस्टर. 103 इज थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 104. पॉलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट. ये कौन से हुए? ये हो गए हमारे ग्रैमिनी या पोएसी. पोएसी के मेंबर्स हैं, मोनोकॉट हैं ये. लूज देयर वाइबिलिटी विद इन मिनट्स ऑफ देयर रिलीज. कितने मिनट्स में? तो विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज. और सोलेनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी जो दिया हुआ है वहाँ पर मंथ्स तक पॉलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी रिटेन करते हैं. वाइबिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू जर्मिनेट. जब ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन अगर कर सकता है तो बोला जाएगा वाइबल. नेक्स्ट 105. विच हार्मोन इज यूज टू इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स. तो जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन. तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है, वाटर लॉस को कम करता है. एब्सिसिक एसिड इसका आंसर है. और एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन भी है. स्ट्रेस की कंडीशन में इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है. तो करेक्ट आंसर 105 में सेकंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 106. फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन लेयर, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन दिस लेयर. तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम ये यूट्रस की लेयर है. एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की तरफ होती है, मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल की बनी हुई है,
और पेरीमेट्रियम जो है ये थिन लेयर। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन दिस लेयर, गलत दिया हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? ये एंडोमेट्रियम में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम पे, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन किस स्टेज का हुआ? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का। मायोमेट्रियम सही है, ये थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। और एंडोमेट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर है और इसी का लॉस होता है। ओवर 1/3 ऑफ एंडोमेट्रियम इज लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, 106 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 107. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. DNA fingerprinting is a very quick way to distinguish any two individuals. सही है ये, क्योंकि DNA fingerprinting किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स की सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। और एनी टू इंडिविजुअल्स इन वर्ड इवन आइडेंटिकल ट्विंस, अगर ट्विंस की बात की जाए तो आइडेंटिकल ट्विंस में ये सेम होगा। हैव नॉट सिमिलर ही गलत दिया हुआ है। सिमिलर VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं इसको, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो सेम होगी। आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस जब जाइगोट में क्लीवेज होगा, अर्ली ब्लास्टोमियर्स जब बनते हैं, तो ये ब्लास्टोमियर्स अगर सेपरेट हो जाएं, ये ब्लास्टोमियर्स अगर सेपरेट हो जाएं, तो दो ब्लास्टोमियर जो सेपरेट हुए हैं वो प्रत्येक ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चूंकि सेम सेल से माइटोटिकली बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिक स्ट्रक्चर इनका सेम होगा। तो नॉट सिमिलर गलत दिया हुआ है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 107 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 108. असर्शन एंड रीजन टाइप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो ये सही है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये। और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सारे ऑर्गेनल्स क्यों हैं? क्योंकि इनके फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो असर्शन भी सही हुआ, रीज़न भी सही हुआ, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट आंसर 108 का फोर्थ। Now we move to next question 109. Each testis have around how many testicular lobules? तो टेस्टिस का अगर कट सेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? यहाँ सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स का नंबर होता है एक लोब्यूल में 1 2 3। तो यहाँ पर बात की गई है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, तो ईच टेस्टिस में कितने? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स का अगर नंबर पूछा जाए मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होगा एक टेस्टिस में? तो अगर 250 है और एक के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम वो है 250, और तीन अगर मैक्सिमम मान लिए जाए तो 250 के हिसाब से यहाँ पर वो है 750। तो 250 से 750 सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक टेस्टिस में। 109 का करेक्ट आंसर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एम्ब्रियो द इनर मास सेल, इनर मास सेल क्या? यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज है इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये ट्रोफोब्लास्ट है। और ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जो कोरियोनिक विलाई, और ये यूट्राइन टिश्यू में अंदर धंस जाते हैं, इंटरडिजिटेट करते हैं। मैटरनल ब्लड और मैटरनल टिश्यू में बात कर रहे होंगे, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। और इधर की तरफ यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? इनर सेल मास, और इनर सेल मास ही आगे चल करके क्या बनाता है? फ्यूचर एम्ब्रियो। और ये जो कैविटी है इसका नाम है ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर प्रॉपर एम्ब्रियो, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियन या एलेंटॉइस। तो इनर सेल मास क्या बनाएगी? ये प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स आर। तो ओवेरियन हार्मोन्स का नेचर कैसा होगा? ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनिबिन, इसमें से मेन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये कैसे हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो ओवेरियन हार्मोन्स आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। 111 इज फर्स्ट।
नेक्स्ट, सहेली द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, तो इट इज ए वंस अ वीक पिल, नॉन स्टेरॉइडल है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करेगी, चेंज करेगी, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी, इम्प्लांटेशन विल बी चेक्ड, इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगी। तो ये इसके लिए करेक्ट क्या स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ, वंस ए वीक पिल, और इसको बनाया गया था CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट 113 IUT, जिफ्ट, गिफ्ट एंड MTP। क्वेश्चन नंबर 113 अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर किसका, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ये हुआ, और इंट्रायूट्राइन का मोर देन 8 सेल स्टेज, गिफ्ट में ओवा ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो 113 करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट, A इज सेकंड, B इज फर्स्ट, C इज फोर्थ एंड D इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्लैडर इज फाउंड इन, तो यहाँ पर एयर सैक्स प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर नहीं है, और यहाँ पर एयर ब्लैडर एब्सेंट है, कॉन्ड्रिक्थीज में भी एयर ब्लैडर एब्सेंट, ऑस्ट्रिक्थीज में यहाँ पर एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये स्विमिंग में हेल्प करेंगे, बायंसी जो प्रोवाइड करते हैं, तो वजन हल्का होगा, बोन्स हैवी होती हैं, तो एयर ब्लैडर इज फाउंड इन ऑस्ट्रिक्थीज के मेंबर्स में प्रेजेंट होगी। 114 इज फोर्थ। इसके बाद यहाँ पर 115 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, centrioles are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein, और each peripheral fibril of centriole is triplet। तो सही है, यहाँ पर ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, और ये कितने होंगे, 9, इस तरह से पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं, टोटल इनका नंबर होगा 9, और बीच में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीनेशियस हब होगा, प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनेशियस हब होगा। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0, और सीलिया और फ्लैजिला में होता है 9+2। वहाँ पर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना हुआ है, डबलेट, यहाँ जैसे 3 हैं ये, तो वहाँ पर सिर्फ 2 होंगे, और 2 ये जो ये हैं ये सेंट्रल 2 पेयर्ड सिंगलेट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर ये एब्सेंट होंगे, यहाँ पर प्रोटीनेशियस हब होगा। तो ये सही है, ये भी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी क्या, ये सीलिया और फ्लैजिला। और स्पिंडल फाइबर्स भी सेंट्रियोल से बनते हैं। तो 115 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। अगर प्लांट की सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस होनी है, न्यूक्लियस का फॉर्म डिवीजन हो चुका है, तो ये सेंटर में सेल प्लेट बनती है, और ये पेरिफेरली इंक्रीज करेगी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, तो इसको सेल प्लेट मेथड भी बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल मेथड भी बोल सकते हैं। प्लांट एनिमल्स में ये फरोइंग मेथड से होता है, एनिमल सेल अगर है तो इस तरह से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ फरोइंग मेथड, और ये क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल, तो ये भी सही है। तो 116 का भी करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, तो कितनी मैचिंग्स यहाँ पर सही दी हुई हैं। ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट, ट्रिपल फ्यूजन will result in formation of endosperm, persistent nucellus, ये पेरिकार्प नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पेरिस्पर्म। और रिमूवल ऑफ एंथर इज इमैस्कुलेशन। तो ओवरी, फ्रूट, एंडोस्पर्म और इमैस्कुलेशन
117 का करेक्ट आंसर होगा। ए, बी एंड डी तीन मैचिंग सही है यहाँ पर, तो 117 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 118. Main drawbacks was in two kingdom classification system because this system did not distinguish between, तो ये लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, दो यहाँ पर किंगडम्स ऐड किए गए थे, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी, फंजाई वगैरह को भी रख दिया गया था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सही होगा, 118 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 119, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन 119 नॉस्टॉक। नॉस्टॉक ये क्या है, इसमें एनाबीना नॉस्टॉक, यहाँ पर हेट्रोसिस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है एनाबीना नॉस्टॉक। मिथेनोजेंस ये बायोगैस के प्रोडक्शन में आर्की बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, लैक ऑफ सेल वॉल है यहाँ पर, और इसीलिए एंटीबायोटिक के लिए एक ऐसा होगा रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन के लिए ये रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है। यहाँ पर ऑलरेडी सेल वॉल है ही नहीं, तो इसलिए ये रेजिस्टेंट होगा पेनिसिलिन के लिए। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होंगे, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाएंगे। तो 119 जो है यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हुआ, ए सेकंड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ, 119 is second. Now we move to next question 120. How many matchings are correct? Markensia, यहाँ पर क्या है, जेमा कप्स प्रेजेंट है, ठीक है। बायोफाइट्स में दो ग्रुप है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो जेमा कप क्या है, दीज आर रिसेप्टिकल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे, जिसमें ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमी। प्लूरल इज जेमी, सिंगुलर इज जेमा। तो जेमा कप वो रिसेप्टिकल हो गया जिसमें जेमी लगे होंगे, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाएगा जेमा कप। फ्यूनेरिया में क्या है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, सही है। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, सही है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस और मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सेड्रस में पाइनस एंड सेड्रस ब्रांच स्टेम के एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो यहाँ पर कितनी मैचिंग सही हुई, चार की चारों मैचिंग सही है। 120 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज शोन इन दिस फिगर। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस का दिखाया गया है, और इसमें ये जो डक्ट है, ये वास डिफरेंस है, इसको कट करके लाइगेट किया गया, बांधा गया है। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, वैसेक्टोमी, स्टेलाइजेशन मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और ये कैसा है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, इरिवर्सिबल मेथड है। हिस्टेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, टॉमी वर्ड कहीं पर भी है, इसका मतलब वो ऑर्गन कट करके निकाला जा रहा है। हिस्ट्रा, वूम, यूट्रस, ये सब यूट्रस के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हिस्टेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, और ट्यूबेक्टोमी ये फैलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट किया जाता है, और ये किसके लिए, ये फीमेल्स के लिए। तो 121 इज सेकंड। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस, तो जब पानी से जब ज़मीन में आएंगे तो यहाँ पर पानी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी मतलब अमोनिया से किसकी तरफ जाएंगे हम लोग, यूरिया या यूरिक एसिड की तरफ। अमोनिया का एक्सक्रीशन किस में होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स में, फ्रेश वाटर, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, एक्सेस पानी है जहाँ पर, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए एक्सेस वाटर इज रिक्वायर्ड। तो टेरेस्ट्रियल में ये अमोनिया का एक्सक्रीशन नहीं हो सकता है, किसका, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा। तो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, पहला ही ऑप्शन सही दिया हुआ है, 122 इज फर्स्ट। आगे के देख लेते हैं, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट लाइक अमोनिया एंड यूरिया, तो अमोनिया यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड यूरिया, तो यहाँ पर हाईली टॉक्सिक बनाने की ज़रूरत नहीं है,
और अमोनिया के लिए वैसे भी पानी ज़्यादा चाहिए। और हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन C4 प्लांट्स कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स। तो C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, यहाँ पेप्केज प्रेजेंट है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पर पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है। पेप्केज क्या करेगा, यहाँ पर C4 प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में चेंज होगा, बंडल शीथ सेल में आएगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा कैल्विन पाथवे के द्वारा। तो कैल्विन पाथवे अगर इन मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स, तो ये भी सही है। C4 प्लांट्स कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल्स, सही है। और कैल्विन पाथवे अकर्स इन मीजोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट्स में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर होता है, ये मीजोफिल सेल्स में। तो 123 का करेक्ट आंसर होगा। 123 इज फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements during oxidative decarboxylation of one molecule of pyruvic acid in mitochondrial matrix, one molecule of NADP2H is produced। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा। एक्सेप्ट कौन करता है, NADP। तो पायरुविक एसिड से जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम A बनेगा जो क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल को एंजाइम A बनेगा तो यहाँ पर NAD2H बनता है। NADP इस ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है NADP प्लस किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, NAD2H होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 1, इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से कितने बनते हैं, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पर क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। Now we move to question number 125. The plants of wheat belong to, तो फैमिली ग्रैमिनी, या जो नया नाम पोएसी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स है, सही है। बोथ 1 and 2, क्लास डाइकोटिलिडनी, क्लास इसकी है मोनोकोटिलिडनी। तो यहाँ पर both 1 and 2 will be the right answer. So 125 is third. So thank you all of you. Now I have covered my portion 101 to 125. Now further discussion will be carried by my fellow partner Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, एफएलटी को एनालाइज कर रहे होंगे और अपने गलतियों को सीख रहे होंगे और उसको ना करने की चेष्टा कर रहे होंगे। बच्चों, एफएलटी का आपका ये जो टेस्ट है 61 30 अप्रैल, इसका डिस्कशन आज होगा। और बेटा आपको 30, उसके बाद 1 2 3 मई तक आपका का एफएलटी कंटिन्यूस चलेगा और इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, जरूर दीजिए। ओमार भरने की टेक्निक सीखिए, जल्दी से करिए, एरर कम करिए, ऑल ऑफ इनकरेक्ट करेक्ट, फिल इन द गैप और जो मैचिंग है प्रो मेथड अपना के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को डिस्कस करते हैं। व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल respectively if Michelson and Stahl experiment was continued for 60 minutes। तो बेटा आपको पता है 1958 में मिचेल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में एक्सपेरिमेंट किया था। मटेरियल लिया था NH4Cl और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया था। बैक्टीरिया जो लिया था इकोलाई बैक्टीरिया लिया था और एक जनरेशन का जो टाइम था वो क्या था बेटा, 20 मिनट्स। सर आप जानते हो कि एक रूल है इसका, ऑलवेज आफ्टर एवरी जनरेशन, हर जनरेशन के बाद जो भी इक्वलाई बनेंगे उसमें 2 क्या होंगे, हाइब्रिड। तो 2 हाइब्रिड होंगे
रेस्ट क्या होगा, लाइट होगा। यह रूल याद कर लीजिएगा। एक इक्वलाई के लिए आप जनरेशन बना लीजिए, जितना इक्वलाई पूछा जाए बाद में उससे गुणा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने मिनट के लिए बेटा, 60 मिनट। तो 60 मिनट मतलब अगर हम एक जनरेशन के लिए 20 मिनट है तो उससे डिवाइड कर दें तो 3 जनरेशन आ जाएगा आपका। और जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो 2 की पावर 3 मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब ये 8 बना, तो 8 इक्वलाई में 2 इक्वलाई में जो डीएनए पाया जाएगा वो क्या होगा, हाइब्रिड रूल के हिसाब से। तो 8 में से 2 गया, बचा क्या, 6। तो 6 क्या हो जाएंगे, लाइट। अब किसका पूछा है, पहले किसका दिया, लाइट देन हाइब्रिड। तो ये हो गया 6 और ये हो गया बेटा 2। अगर इसका सिंपल रेशियो देखा जाए तो 1:3। अगर भाई 4 हो गया टोटल, 4 मतलब 25 या 75, 25 का नाम 25, तो 75 और 25 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बेटा 126 का 2। बहुत ही आसान रहा। ये एक इक्वलाई के लिए होता है। अगर मान लीजिए जैसे इनका नंबर पूछ लिया जाता है 10 इक्वलाई, 15 इक्वलाई, तो बाद में जैसे निकाल लोगे तो गुणा कर देना। ये 10 का पूछा जाता है इक्वलाई अगर होता तो 10 से गुणा कर दो तो 20 हाइब्रिड और 60 लाइट बनते। रेशियो तो वही आएगा, रेशियो में कोई टेंशन नहीं होता। अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो 1 इक्वलाई, 2 इक्वलाई जितना होगा उससे गुणा कर देना, रेशियो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। बिल्कुल सही है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। और बेटा जरा हम लोग एलिमिनेशन रूल देखते हैं कि डी ऑप्शन देखिए 3 में है, बाकी बी 2 में है, ए 2 में है। तो ए तो पढ़ लिया, चलिए डी क्यों ना पढ़ लेते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, गलत हो गया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, ये सब कैसे होते हैं, थैलासीमिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। तो डी गलत होने के कारण देखिए डी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो आपके आंसर्स नहीं हो सकते क्योंकि पूछा क्या है, करेक्ट। तो आंसर तो देखो आपने अपने आप निकाल लिया। तो आंसर हो जाएगा 127 का सेकेंड। तो बच्चों आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन मैं पूरा पढ़ देता हूँ। डाउन सिंड्रोम बेटा एन्यूक्लाइडी, वो भी ट्राइसोमी होता है, ऑटोसोमल। पटाऊ और एडवर्ड भी हो सकता है। 21 में डाउन आता है, 13 में आपका पटाऊ आता है, एडवर्ड में 18 क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। अगर 6 क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है तो क्लाइनफेल्टर बन जाता है, 47 XXY कंडीशन। और मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोजोम मतलब 6 क्रोमोजोम, 45 विद X0 कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम होता है, याद कर लीजिएगा। फिनाइलकीटोनुरिया बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, क्रोमोजोम नंबर 12 पे पाया जाता है। फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम का जो जीन होता है वो खराब हो जाता है। फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज, तो ये आंसर हो ही गया। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, भाई सेक्स लिंक्ड नहीं होगा, डोमिनेंट होगा नहीं, तो प्लियोट्रोपिज्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, तो बेटा फिनिल एलानिन कन्वर्ट होता है आपका टायरोसिन में, और टायरोसिन कन्वर्ट होता है मेलानिन में। इसके लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। अब सर अगर ये जीन खराब हो जाएगा तो फिनाइल एलानिन किस में नहीं कन्वर्ट होगा, टायरोसिन में नहीं होगा। जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये जो फिनाइल एलानिन जब बदलेगा नहीं टायरोसिन में तो एक्यूमुलेट हो जाता ब्रेन में फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में, मेंटल रिटार्डेशन कर देगा। और साथ ही साथ जब मेलानिन कम बनने लगेगा, क्योंकि यहाँ इस मेटाबॉलिज्म में टायरोसिन नहीं बन रहा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, तो रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो वन जीन मेनी इफेक्ट इट्स कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। सिकल सेल एनीमिया भी याद कर लेना, और स्टार्च ग्रेन का जो जीन है वो भी प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, in dihybrid experiment on garden pea worked by Mendel, what is the percentage of seed with RR, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y जीनोटाइप। तो बेटा याद कर लीजिएगा, इसका मैंने ट्रिक बता दिया था कि जब भी मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस आए तो जीन का जो रेशियो होता है, मोनोहाइब्रिड वाला याद रखिएगा जीनोटाइप का 1:1, यानी होमोजाइगस बेटा कैसा होता है 1 के मल्टीपल में, और हेट्रोजाइगस 2 के मल्टीपल में। और जो फिनोटाइप होते हैं उसमें एक फिनोटाइप होता है डोमिनेंट और एक फिनोटाइप होता है रिसेसिव। और सर डोमिनेंट और रिसेसिव का जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1।
अब बेटा अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो सिंगल लेके चलोगे, डाई हाइब्रिड होगा तो गुणा करते चले जाओगे। तो यहाँ पे जरा पहचानिए कितने जीन है, 2 जीन है, और दोनों देखिए कैसे होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, दोनों हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस 2 के मल्टीपल में चलता है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट आ जाएगा, तो 2 दूना 4। डाई हाइब्रिड में 16 खाने यानी 16 जाइगोट, और मोनो हाइब्रिड में 4 बनते हैं, ये आपको बाई टंग याद होना चाहिए। तो 16 में 4 कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 25%। वेरी इजी क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। फिनोटाइप पूछता तो कैसे बताते, इस डोमिनेंट और रिसेसिव के हिसाब से। अ कलर ब्लाइंड मैन XCY हैज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर एंड अ नॉर्मल ब्रदर, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। सर देखिए, सिस्टर कलर ब्लाइंड होने का मतलब अगर किसी भी फीमेल में कलर ब्लाइंड होना होगा, मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अब कई लोग कहेंगे सर पहला क्यों नहीं होगा। अगर पहला होगा तो जितने भी बच्चे होंगे सन, सबके सब क्या होंगे, कलर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल ब्रदर। तो नॉर्मल ब्रदर का इंडिकेशन क्या होता है, फीमेल क्या होगी, कैरियर। अगर ये वाला जाएगा तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और ये वाला जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर सेकंड हो जाएगा, पहला नहीं होगा, ठीक है ना। पहले से फीलिंग आती है कि ऑल ब्रदर आर कलर ब्लाइंड यानी ऑल द सन्स आर कलर ब्लाइंड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन। ADA deficiency disorder is caused due to the deletion or gene of adenosine amynase, सही है। स्किड बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, टी और बी लिम्फोसाइट दोनों की गड़बड़ी हो जाती है। कंजेनाइटल होता है, सिंस बर्थ होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। HIV इससे कम होता है, वहां पे ओनली टी लिम्फोसाइट होता है, एक्वायर्ड होता है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट नॉट अलाउ करेक्शन। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। जीन थेरेपी में वह तरीके अपनाए जाते हैं जो अलाउ करता है करेक्शन। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आंसर विल बी द सेकंड। तो 131 is 2। यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और जीन थेरेपी जो 4 ईयर गर्ल चाइल्ड एडेनोसिन डीएमिनेज की 1990 में की गई थी। तो 4 ईयर गर्ल चाइल्ड था, इसलिए वहाँ पे भी कैसा था बेटा, परमानेंट क्योर नहीं था। परमानेंट क्योर करने के लिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होना चाहिए। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय क्राई 1AC, नेम्ड क्राई, बिल्कुल सही है। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए, एंड क्राई 1AB फॉर कॉर्न बोरर। चॉइस ऑफ जीन बेटा प्लांट और पैथोजन दोनों पे डिपेंड करेगा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, दोनों बातें बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 132 का 4। और सर एक बात याद कर लीजिएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस में मिलाडोगाइन इनकोग्निसिया याद कर लीजिएगा, पैथोजेनिक होता है टोबैको अप्रूव्ड प्लांट के लिए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरफेरेंस को करेगा, ट्रांसलेशनल लेवल पे होगा। ट्रांसपोजन और रेट्रोवायरस जीन के सोर्स होंगे, और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस वेक्टर की तरह काम करेगा। द डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे गड़बड़ हो जाए तो वह पेरेंटल स्टेट जो 5 से 3 होगा, तो वहां पे तुरंत 5 से 3 नहीं हो पाएगा, पीछे से करना होगा, क्योंकि जो भी सिंथेसिस होता है वो 5 to 3 होता है। लेकिन जो स्ट्रैंड बनता है वो कैसा होता है, अपोजिट बनना चाहिए, एंटी पैरेलल बनना चाहिए। तो भाई डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंट, पहले तो याद होना चाहिए किस पेरेंट पे होता है, तो ये होता है भाई 5 to 3 पे। और जोड़ने के लिए एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज, ओ का जाके फ्रेगमेंट बोलते हैं। आरएनए का पॉलीमर बनाना आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए का पॉलीमर बनाना डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हो चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट होते हैं। हेलिकेज या इसका नाम होता है अनवाइंडेज। और सर ये हेलिकेज या अनवाइंडेज ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जबकि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन विच वायरस, टोबैको मोजैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, एचआईवी एंड मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। तो एनसीईआरटी का आंसर होगा बेटा, अगर हम एनसीईआरटी लेके चलेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि टोबैको मोजैक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, प्लांट वायरसेस होते हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफाज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। यानी ये आरएनए वायरस हो गए। यूजुअली जो बैक्टीरियोफाजेस में पाया जाता है, जो एनसीईआरटी लिखती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो मोस्ट सब तो ना ज़्यादा बेटर था, यूजुअल, और यूजुअल मतलब कि मोस्ट में आ सकता है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आंसर हो जाना चाहिए बेटा आपका थर्ड ABC। ठीक है ना, ABC। सर इससे सब में आरएनए है, लेकिन HIV वायरस ही रेट्रो वायरस की तरह बिहेव करेगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेट्रो वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस है, यहाँ पे शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट है, तो किसका डिफरेंस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड में अगर बेटा प्यूरिन का होगा तो एडिनोसिन और ग्वानोसिन नाम आएगा, और पैरामिडीन होगा तो डीन आ जाएगा, साइटिडीन, यूरिडीन एंड थायमिडीन। आंसर हो जाएगा 135 का 4। तस्मानियन शब्द आ जाए तो मतलब प्लेसेंटल नहीं होगा, क्या होगा, मार्सुपियल्स होगा। तो मार्सुपियल है, जबकि एशियन प्लेसेंटल है। बेटा जब मार्सुपियल और प्लेसेंटल दोनों एक साथ दे दे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और एक इसका एग्जांपल होता है बेटा पैरेललिज्म। हालांकि देखिए थर्ड भी सही हो सकता है क्योंकि ये पैरेलल इवोल्यूशन का कैटेगरी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी पैरेललिज्म जैसा शब्द नहीं लिखती है, तो आप आंसर पहला प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन ये बेटा पैरेलल इवोल्यूशन भी कहलाता है। तो इवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं लिखा तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये दिमाग में याद होना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूं, तो कॉमन पॉइंट से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया को जाना, ये कहलाता है एडाप्टिव रेडिएशन। और एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन अगर हो तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि पीला वाला इंडिविजुअल में रेडिएट हो रहा है, लाल वाला इंडिविजुअल में रेडिएट हो रहा है, लेकिन जब लाल और पीले जो अलग अलग एडाप्टिव रेडिएशन को देखेंगे तो एक साथ चल रहा है, देखो पैरेलल चल रहा है और एक जगह को जाके कन्वर्ज हो जा रहा है। तो कन्वर्जेंट भी है और पैरेललिज्म यानी पैरेलल इवोल्यूशन भी है। ठीक है ना। ऑप्शन ऑल वगैरह या बोथ ऐसा नहीं है, तो इसलिए पहला चल जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क ने दिया था। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन, स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली डिफरेंट। चलिए 137 क्लोरोफिल कंटेनिंग फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन यूफॉर्बिया आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो बेटा यूफॉर्बिया में फ्लैशी सिलेंड्रिकल है तो स्टेम के मॉडिफिकेशन होंगे, स्टेम बिकम्स लीफ लाइक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिल्लोक्लैड। अगर फ्लैटेंड आता तो अपुंसिया, और बेटा अगर सिलेंड्रिकल आया तो ये हो जाएगा बेटा किसका, यूफॉर्बिया। और ये लीफ किस में बदल जाती है, स्पाइन में। अगर बेटा लीफी पिटियोल शब्द आ जाए कि पिटियोल बिकम्स लीफ लाइक, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फिल्लोड, और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या पार्किंसोनिया। चलिए 137 का हो गया सेकंड। अब आता है एपोकार्पस कंडीशन। तो भैया जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होती है तो एपोकार्पस कहलाता है, और एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है लोटस रोज एंड मैकेलिया, याद कर लीजिएगा। तो बेटा लोटस रोज, तो लोटस टोमेटो, टोमेटो में सोलेनेसी है तो सिनकार्पस होगा, टोमेटो हट गया टोमेटो, तो आप एलिमिनेशन रूल से भी आसानी से लगा सकते थे। ज़्यादातर कंडीशन होती बेटा सिनकार्पस, तो सिनकार्पस ना याद करके आप एपोकार्पस याद कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 4th। सेमी लूनर पैचेस, तो सेमी लूनर से एस, तो बेटा ये हो जाएगा स्टेम, तो क्या हो जाएगा बेटा डाइकॉट स्टेम। एक किसका होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेमी लूनर पैचेस, वो भी कौन सा होगा, पेरीसाइकिल। लिखना चाहिए था पेरीसाइकिल, तो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बनता। जबकि अगर डाइकॉट रूट की बात करेंगे तो सर डाइकॉट रूट में जो पेरीसाइकिल होगा वो सेवरल लेयर थिक्ड होगी, लेकिन कैसी होगी, पैरेंकाइमेटस होगी। और मोनोकार्ट में बेटा आप याद कर लीजिएगा, मोनोकार्ट स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो वहां पर पेरीसाइकिल जैसी चीज उतना अच्छे से दिखती नहीं है। तो 139 का हो जाएगा बेटा पहला। कंजॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, तो कंजॉइंट कंडीशन पाई जाती है स्टेम में, और अगर क्लोज हो गया तो मोनोकाट, और ओपन होता तो डाइकॉट। तो आंसर हो जाएगा बेटा मोनोकाट स्टेम, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वाटर कंटेनिंग कैविटीज और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये सारी चीजें किसके फीचर होते हैं, मोनोकाट स्टेम के। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ स्किन एंड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। और एरियोलर में दो कैटेगरी होते हैं, लूज एंड फैट, मतलब कि एडिपोज।
तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं एरियोलर और एडिपोज। इन एरियोलर टिश्यू फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्ट मतलब सघन, भाई लूज है, ढीला ढाला है, तो होंगे फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट, लेकिन इतना कॉम्पैक्ट नहीं होंगे। और कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। ठीक है ना बेटा, याद कर लीजिएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट बनते हैं, एक बनता है एरियोलर और एक एडिपोज। बीडर्स कैनाल, फ्रॉग में एक फार्मूला याद कर लीजिएगा बेटा, टेक बग, टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, किडनी, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोएका। ये स्पर्म पाथ है, मेल फ्रॉग है, फीमेल नहीं है तो फीमेल गया। टेस्टिस तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे किडनी ऑफ मेल फ्रॉग, वहां पे पाया जाएगा। तो टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, किडनी, फिर आया आपका बीडर कैनाल। फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 142 का सेकेंड। विच सेगमेंट इन फीमेल कॉकरोच बोट सेप, देखिए मुझे कैसे याद रहता, फीमेल उल्टा करोगे तो 7, 7 और 7 से 7 स्टर्ना, तो 7th स्टर्ना बोट शेप्ड हो जाती है। और 8वां और 9वां मिला के क्या बन जाता है बेटा, फीमेल ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। मेल में 9, 10 तरगा एंड 9 स्टर्ना, ये मिलके बनाते हैं मेल जेनाइटल पाउच। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट आंसर। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा, इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड वॉल ऑफ लंग्स एल्वेलाई। क्यूबाइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन के ट्यूबुल के पार्ट में होगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड में होगा। लेकिन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट आ जाए तो वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम बोलिएगा। पीसीटी में जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, क्यूबाइडल का। कॉलमनार बेटा लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन हो जाएगा। हॉलो ऑर्गन में ब्रोंकियल और फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा सिलिएटेड। तो A2 और D4, तो आंसर तो हो जाएगा आपका थर्ड, A2 D4 खाली एक ही में है। तो बेटा ये आसान हो गया आपका, तो हो जाएगा 144 का थर्ड। अच्छा D3 है यार, देखो इसीलिए हमेशा प्रो मेथड अपनाना चाहिए। प्रो मेथड, टेंशन नहीं लेने का। देखिए हमने पूरा मैचिंग किया, अगर वही हम प्रो अपनाते हैं तो हम देख लेते कि भैया चलो आपका 1, 3 C और D मैच कर लेते हैं। चलिए C मैच कर रहे हैं, तो कॉलमनार एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो देखिए C4 खाली एक ही में था, धाएं से आंसर आ जाता। टेंशन नहीं लेने का भाई। तो मेरा मानना है कि आप मैचिंग में प्रो तरीका ही अपनाइए, ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। ऐसे ऐसे करने में घाल मेल हो जाता है। देखिए आंसर आ गया एक बार। तो ये मेरा बताने का एक रूल रहा आपको कि ऐसे करिएगा, ठीक है। नहीं तो आंसर धाएं से मारेंगे 3 ऐसे 4, फिर बाद में कहें अरे सर वो गड़बड़ हो गया था। तो एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है तो गड़बड़ हो जाएगा, तेज़ी करना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर मैंने जानबूझ के ऐसे आपको दिखाया एक डेमो, आप करिएगा, ठीक है ना। तो प्रो मेथड मेरे लिए बेस्ट रहता है, मुझे भी सही लगता है। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि जब तक मैंने ऐसे जब पूरी मैचिंग की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ झोला हुआ है। लेकिन जब प्रो कर देते हैं तो उतना नहीं होता, नलिफाई नेग्लिजिबल के रूप में हो जाता है। तो C4 कॉलमनार एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन हो गया। C4 देखिए एक ही ऑप्शन में था। चलिए, विच सेल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज HIV फैक्ट्री, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। अब भैया HIV फैक्ट्री, HIV वायरस जो पहले जाएगा मैक्रोफेजेज में और उनको निपटाएगा, फिर T लिम्फोसाइट को जाएगा, तो इसको बोलते हैं मैक्रोफेजेज एक्ट एज HIV फैक्ट्री। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिरोसिस ऑफ लिवर, तो लिवर सिरोसिस यानी लिवर, तो अल्कोहलिक, वो भी कौन सा इंटेक लिखना चाहिए, क्रोनिक, एक दिन पीने से नहीं होगा, याद रखिएगा। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। शुगर, अगर ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया तो बेटा इसका मतलब आपका इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है, और ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो मतलब इंसुलिन कम निकल रहा है, और बीमारी का नाम था डायबिटीज मेलिटस। अबाउट 50% ऑफ लिम्फाट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, इसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाट टिश्यू। बाकी स्प्लिन, टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बेटा आपका
एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, 50% में बेटा 50% डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 50% नर्वस टिश्यू जो होता है न्यूरोग्लिया बनाता है। न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। ध्यान रखना, नेफ्रॉन नहीं होगा, न्यूरॉन होगा। इसके बाद बात करते हैं तो एटलीस्ट 50% CO2 फिक्सेशन करता है बेटा कौन? एल्गी। और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा लेस देन 50% जो इंसिडेंट सनलाइट है उसका क्या होता है? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिंग। सही बात है, जो 4 स्पोर मेगा स्पोर बनते हैं उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल होता है, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर ऐसा दिया होगा तो आंसर रीजन भी करेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी। तो लिख रहे हैं मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डिजेनरेट ओनली 1 फंक्शनल डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया भाई। बड़ा आसान रहा है, तो आसानी से आपने कर भी लिया। जो फीमेल मेगा स्पोर होता है, मेगा स्पोर आपका 3 सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। मेजॉरिटी ऑफ विंड पॉलिनेटेड में लार्ज कलरफुल, कलर आया मतलब एनिमल वाला होना चाहिए, यानी बायोटिक होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाई कलर या फ्रेगमेंट्स। यस, एनिमल को लालच चाहिए ही चाहिए, तो पहला गलत, दूसरा सही। आंसर विल बी द 149 का थर्ड। मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब छना नहीं है भाई। जैसे चीनी और पत्थर ले लो, तो छानोगे तो चीनी घुल के छन जाएगी, लेकिन पत्थर नहीं छनेगा, इनसॉल्युबल। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल बड़े बड़े पाए जाएंगे, लेकिन लिपिड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होता है, एक्सेप्शन है। विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक। बिल्कुल सही है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। यस, डिफेंस में, केमिकल डिफेंस में आता है, तो दोनों बातें सही हो जाएगी। तो 150 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बेटा ये रहा डिस्कशन। अब आपके सामने आएंगे संगम सर, फिर उसके बाद एलिस सर। तेजी से करिए, जल्दी से करिए, बढ़िया से करिए, अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग बच्चों, चलते हैं हम लोग 151 की ओर। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। बेटा इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं? हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। तो बेटा फ्यूकस ऊगेमस रिप्रोडक्शन करता है, तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस को याद रखते हैं ऊगेमस रिप्रोडक्शन के लिए। बेटा यूडोरिना एन आइसोगेमस करता है। यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमी देखने को मिलती है, और स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल आइसोगेमी शो करता है। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज A and D are correct, but B and C are false. So correct option is option 2. अब बेटा स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल आइसोगेमी देखने को मिलती है, और यूडोरिना में बेटा एन आइसोगेमस होता है। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है? तो बेटा पाइनस में मेल कोन देखने को मिलता है, साइकस में फीमेल कोन देखने को नहीं मिलता। पाइनस में फीमेल कोन होता है, साइकस में मेल कोन होता है। साइकस में मेगा स्पोरोफिल मिल जाती है, क्लॉस शेप अरेंजमेंट होता है, बट कोन देखने को नहीं मिलता। और हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। तो बेटा करेक्ट मैचिंग हो गई 3। So further correct option is option second. Next बात करें, इन गिवन डायग्राम A is represented। बेटा इनमें से जो डायग्राम है इसमें A किसे रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रोब्स थे, वो माइक्रोब जो यूनिसेलुलर थे, इन्हें ग्रो करने के लिए कल्चर प्लेट में इनकी कॉलोनी डेवलप की थी। तो एक कॉलोनी फंगल कॉलोनी कहलाई थी और एक बैक्टीरियल कॉलोनी कहलाई थी। यहां इंडिविजुअल केस आगे की ओर बढ़ रहा है, सो नाउ इट इज केस ऑफ फंगल कॉलोनी। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। इनुलिन इज ए कंसिस्ट ऑफ। बेटा इनमें से इनुलिन क्या रखता है?
तो इनुलिन पॉलीसैकेराइड होता है, ये होमो पॉलीसैकेराइड है और इसके मोनोमर को फ्रक्टोज कहा जाता है, फ्रक्टोज कहा जाता है और ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। तो ये केवल ओनली फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो 154 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। बेटा जो जिंक होता है वो कोफैक्टर होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम का, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, और ये होता है बेटा प्रोटोलिटिक एंजाइम। तो जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम, जिंक इज ए कोफैक्टर ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम। So 155 correct option is first. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, जरा कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच किया जाए और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए। तो भैया एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटेमिक एसिड होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन कहलाता है, टायरोसिन कहलाता है, और बेटा बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन कहलाता है, और एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड वैलिन कहलाता है। तो ए मैच विद 3 एंड डी मैच विद फर्स्ट, 3 और फर्स्ट की मैचिंग से पहुंच जाएंगे हम लोग ऑप्शन फर्स्ट की ओर। तो 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन। बेटा जो सिनेप्सिस होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, mRNA राइबोसोम नहीं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोपेयर नहीं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है और ये जिस इवेंट में देखने को मिलती है इसे हम लोग जाइगोटीन कहते हैं, जाइगोटीन कहा जाता है। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन। आप चियास्मेटा, बेटा चियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन जिस फेस में देखने को मिलता है इसे डाइकाइनेसिस कहते हैं, डाइकाइनेसिस कहते हैं। बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन, चियास्मेटा एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखना डिप्लोटीन, और टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस। Now terminalization is take place in dikinesis. So correct option 158 is option first. Oocyte of the some vertebrate stage last for month to year. बेटा longest phase of प्रोफेस फर्स्ट, longest phase जो प्रोफेस फर्स्ट का होता है वो बेटा डिप्लोटीन होता है जो मंथ से ईयर तक होता है। तो नाउ इट इज ए केस ऑफ डिप्लोटीन। तो बेटा कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ एम्फीबियंस होते हैं जिनकी oocyte मंथ टू ईयर रखती है, ऐसी स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लोटीन से। और बेटा जो पेकाइटिन है यहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिलेगी, रिकॉम्बिनेस एंजाइम काम करेगा, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलेगा, जाइगोटिंग में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस देखने को मिलेगी, सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। 159 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर 60 सीड फॉर हाइल प्लांट। बेटा 60 सीड बनाने के लिए कितनी मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अब बेटा अगर मियोटिक डिवीजन को कैलकुलेट कराते हैं तो हम लोग एक फार्मूला याद करते हैं, x प्लस एक्स अपॉन 4। x होता है नंबर ऑफ सीड, नंबर ऑफ जाइगोट के लिए। तो अपने पास सीड हो गए बेटा 60 और 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4। अब बेटा अगर 60 अपॉन 4 की बात करें तो आप 60 में 4 का बच्चा, 60 में 4 का भाग दे दें, 15 आ गया। और बेटा 15 को 60 में अगर जोड़ दिया जाए, इतना तो आप कर ही लेंगे भले बायोलॉजी के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो नाउ इट इज केस ऑफ 75। तो मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे 60 सीड बनाने के लिए, 60 एम्ब्रियो बनाने के लिए, 60 जाइगोट बनाने के लिए, 60 फ्रूट बनाने के लिए, सब 75। 161 हाउ मैनी मैचिंग आर इनकरेक्ट। बेटा इनमें से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट है, इनमें से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट है। तो बेटा इक्विसिटम में स्ट्रोबुलस देखने को मिलता है, साल्विनिया हीट्रोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस नहीं।
साल्विनिया हीट्रोस्पोरस है, फर्न होमोस्पोरस है। तो बेटा एक ही मैचिंग है इनकरेक्ट और 3 मैचिंग है सही। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। अब बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के गैमेटोफिटिक बॉडी को प्रोथैलस कहते हैं और हीट्रोस्पोरस के गैमेटोफाइट को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम हाउ मैनी मैचिंग आर इनकरेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के रेफरेंस में बेटा इनमें से कितनी मैचिंग इनकरेक्ट हैं? तो एनाफिलीस इंसेक्ट आर्थ्रोपोड और आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फेरेटिमा एनिलिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब बेटा नीरिस आर्थो एनिलिडा का मेंबर है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेफ्रॉन बेटा एप्स का मेंबर है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अपने पास इनकरेक्ट मैच भी केवल एक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, रिकॉग्नाइज द फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिगर को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब बेटा फिगर पर ध्यान से देखा गया, स्पिंडल अपनी पोजीशन पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीसफल कर गई और उसके बाद हमें ये सेल फरो बनते दिखाई पड़ रहा है। सेल फरो देखने को मिल रही है। और अगर सेल फरो की बात करते हैं तो बेटा सेल फरो में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का बंटवारा सेल फरो मेथड से होता है एनिमल सेल में। तो नाउ इट इज केस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। और बेटा प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है और एनिमल सेल में फरो मेथड से होता है। 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 164 की बात करें और 164 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन। और जरा दोनों बातों को ध्यान से देख लें। इनहेरिटेंस ऑफ सम कैरेक्टर ब्लेंड शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सम शो को डोमिनेंस। जो इनहेरिटेंस है कुछ कैरेक्टर का, इनमें से कुछ कैरेक्टर ब्लेंडिंग शो करते हैं, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं और कुछ को डोमिनेंस शो करते हैं। बिल्कुल सही बात हो जाएगी। हमने कैपिटल आर स्मॉल आर से बेटा रेड बनते भी देखा था और पिंक बनते भी देखा था और को डोमिनेंस के केस में ए बी ब्लड ग्रुप को याद किया था। द करेक्टर ऑलवेज ब्लेंड, करेक्टर हमेशा ब्लेंड नहीं करते हीट्रोजाइगस कंडीशन में। इस हीट्रोजाइगस कंडीशन में हमने पेरेंटल टाइप भी बनते देखे थे, नॉन पेरेंटल टाइप भी देखे थे। तो रीजन हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया ट्रू। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज 164 करेक्ट ऑप्शन इज assertion is true but reason is false. So correct option is option second. Option second. अच्छा भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165 इन ब्रायोफाइट जाइगोट अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ध्यान से देखना बेटा, अगर जाइगोट में रिडक्शन मतलब मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस हो जाती है तो बेटा नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कोई एम्ब्रियो नहीं बनता। लेकिन ब्रायोफाइट एम्ब्रियोफाइट है, इसलिए उसकी बॉडी में जाइगोट में रिडक्शन नहीं होता। जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिलती है बेटा एल्गी में, एल्गी में देखने को मिलती है। तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाना है तो स्पोरोफाइट भी 2n और जाइगोट भी 2n। तो बेटा 2n से 2n बनाने के लिए माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है, मियोसिस की नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट with differentiated into true root stem leaf। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। पहली बार मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक बनी और स्पोरोफिटिक बॉडी ट्रू रूट स्टेम लीफ रखती है। तो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। 165
फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिगर को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो भैया जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को, और बेटा जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रही है हिस्टोन प्रोटीन को, और दोनों मिलकर जिसे बना रहे हैं इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब बेटा जो हिस्टोन होती है ये बेसिक प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होती है। और बेटा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। चलो भाई, ए डीएनए है और ये आर्जिनिन लाइसिन रिच नहीं है, ए इज पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। लेकिन बी हिस्टोन प्रोटीन है जो बेसिक अमीनो एसिड रिच होगी और एसिड लाइजिन और आर्जिनिन रिच होती है। तो 166 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन, अनदर लेबल्ड एज रीजन। Assertion, repressor protein bind to promoter region of the operon prevent RNA polymerase for transcribing the operon। तो जो रिप्रेसर प्रोटीन थी बेटा वो प्रमोटर से नहीं, ये ऑपरेटर जीन से बाइंड करती है, ये प्रमोटर से नहीं, ये ऑपरेटर जीन से बाइंड करती है। तो बेटा असर्शन तो हो गया फॉल्स। एंड रीजन देखें, प्रेजेंस एंड इंड्यूसर सच एज लैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड एंड इंट्रक्शन विद इंड्यूसर। और ये बात हो गई ट्रू। बेटा जो इंड्यूसर है ये लैक्टोज है, अब लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है। अब जो रिप्रेसर प्रोटीन है अब ये ऑपरेटर के पास नहीं जा पाएगी, ऑपरेटर ऑन हो जाता है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब हो जाती है। तो assertion is false but reason is correct। तो assertion is false and reason is correct, so correct option is option third, option third। next देखें 168, given below two statement, one labeled assertion and another labeled as reason। in eukaryote hnRNA subject to processing called splicing, capping and tailing। yes, बेटा जो यूकैरियोटिक होती है उसमें एमआरएनए को प्रोसेस किया जाता है, एचएनआरएनए से एमआरएनए को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है। इन यूकैरियोट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज एचएनआरएनए इज फंक्शनल। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए होता है बट इट इज नॉट ए फंक्शनल, इट इज नॉट फंक्शनल। फंक्शनल तो होता है बेटा mRNA विच इज कॉल्ड प्रोसेस्ड आरएनए, जो बनता है आफ्टर स्प्लिसिंग के बाद। तो फर्स्ट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 169, in DNA fragment separated by gel electrophoresis can be visualized by staining। बेटा जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसे विजुलाइज करने के लिए हम लोग इथियम ब्रोमाइड का सहारा लेते हैं और यूवी लाइट डाली जाती है तो वो ऑरेंज बैंड के फॉर्म में नजर आता है। देखिए 170, डीएनए स्टेन्ड विद इथियम ब्रोमाइड कैन बी विजुलाइज्ड बाय। अब बेटा डीएनए को इथियम से लगने पर और यूवी लाइट डालने पर बेटा ये ऑरेंज बैंड की तरह नजर आते हैं। तो यूवी लाइट डालने पर डीएनए जेल प्लेट पर ऑरेंज बैंड की तारों पर नजर आते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन क्रैब साइकिल टेक प्लेस। बेटा क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ मिलता है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मिलता है क्रैब साइकिल में बेटा जहां जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब याद रखना होगा जीटीपी क्यों, सबस्ट्रेट लेवल क्यों? ऐसी एटीपी जो ईटीएस की मर्जी से नहीं बनती, डायरेक्ट बनती है, दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन डायरेक्ट एटीपी। और बेटा ये जो डायरेक्ट एटीपी हमें बनती हुई दिखाई पड़ती है ये जिस स्टेप में देखने को मिलती है वो स्टेप होता है जब सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो हमें जीटीपी बनते हुए दिखाई पड़ती है।
171 correct option is option third. The meristematic cell lose the capacity division require again. मेरिस्टेमेटिक सेल कैपेसिटी को लॉस कर दे और उसके बाद अगर रीगेन कर लेती है तो ऐसे केस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, और इससे बनने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं कार्क कैम्बियम और कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. It is a product of the differentiation. So now this process is called differentiation. प्राइमरी मेरिस्टम की एक्टिविटी से प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं. डिफरेंशिएशन एबिलिटी लॉस हो जाने के बाद गेन करे डिफरेंशिएशन. कार्क कैम्बियम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जब एक्टिविटी करता है तो वो बनाता है सेकेंडरी टिश्यूज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, और ऐसे प्रोडक्ट को रीडिफरेंशिएशन प्रोडक्ट. सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को याद रखेंगे. 172 करेक्ट ऑप्शन सेकंड. रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इज शोन बाय विच पीजीआर. कौन सा पीजीआर रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहलाता है? वो पीजीआर जो राइपनिंग के लिए जिम्मेदार है. इस राइपनिंग की प्रोसेस में रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है. इट इज केस ऑफ रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक. इट इज रिलेटेड विद एथिलीन. वर्लॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन. वर्लॉस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए जिस फार्मूले का यूज करते हैं वो dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k. तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड. 175 गिवन बिलो द टू सेट ऑफ स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अनदर लेबल्ड इज रीजन. हिस्टोन प्रोटीन आर एसिडिक इन नेचर. नहीं भाई, हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा बेसिक, और ये बेसिक होती है और रिच अमीनो एसिड रखते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, बट रीजन इज ट्रू. असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन 175 ऑप्शन थर्ड. और बेटा आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एलिस सर. हेलो बच्चों, अब मैं आपको 176 से क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो देखिए, सबसे पहले असर्शन लिखा हुआ इन डीएनए मॉलिक्यूल जीसी रिच पार्ट मेल्ट बिफोर एटी रिच पार्ट. क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपको ये बात पता है कि जीसी के बीच जो होते हैं वो 3 बॉन्ड होते हैं. जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड? 3. और आपके पास और ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ए और टी के बीच में बॉन्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं. इसका मतलब ये है कि जीसी जो है वो पहले मेल्ट होगा या बाद में होगा. तो हमने कहा यहाँ लिखा हुआ है बिफोर, मतलब एटी से पहले जीसी मेल्ट हो जाएगा. ये वाली बात गलत है. ये वाली बात क्या हो जाएगी? गलत. क्यों? क्योंकि आपके पास ए और टी, मतलब देख लो रीजन में क्या लिखा हुआ है, ए और टी, इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जबकि वेयर जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. रीजन तो सही लिखा है लेकिन असर्शन गलत है. इस वजह पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज नॉट करेक्ट और रीजन इज करेक्ट. आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देख लो. तो अगला क्वेश्चन लिखा है डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स. बेटा याद रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ आप कर सकते हो. डिफेंस लिखा हुआ है अगेंस्ट हर्बीवोर्स, मतलब अगेंस्ट हर्बीवोर्स डिफेंस करना है, तो इसका मतलब वो प्लांट्स के डिफेंस की बात कर रहा है. किसकी बात करेगा? प्लांट्स के डिफेंस की. तो अकेसिया में भी थॉर्न होगा, थॉर्न पाया जाएगा. कैक्टस में भी थॉर्न होंगे, और आपके पास कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इसका मतलब ये है कि ये तीनों डिफेंस तो सही है, प्लांट्स के डिफेंस है हर्बीवोर्स के खिलाफ. लेकिन ये तो एनिमल है भाई साहब, एनिमल हर्बीवोर्स से थोड़ी ना बचते हैं, उनका तरीका अलग है कार्निवोर से बचने के लिए. आंसर ए और बी और सी सही होगा. आंसर आपके पास 177 का सेकंड हो जाएगा. आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर या क्विकर इफ डेट्राइटस रिच इन. तो आपने सुना होगा कि जो डिकम्पोजिशन है उसके 5 स्टेप होते हैं. पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म, चौथा आपके पास ह्यूमिफिकेशन और 5वां मिनरलाइजेशन. ये डिकम्पोजिशन अफेक्ट होता है आपके पास टेम्परेचर से भी
ऑक्सीजन के अमाउंट से भी, ह्यूमिडिटी से भी, और जिस डेट्राइटस का हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उसके एक्सोस्केलेटन मतलब उसके एक्सम मतलब बाहर की तरफ लेयर किसकी है, किसका डिकम्पोजिशन है। अगर लिग्निन, काइटिन, आपके पास ऐसे सब्सटेंस का अगर डिपोजिशन है उस डेट्राइटस में तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। लेकिन शुगर और नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड, उसके कंपाउंड्स का अगर डिपोजिशन है तो वो फास्ट होता है। तो कहने का मतलब फास्टर और क्विकर किसका होगा, लिग्निन का होगा? बिल्कुल नहीं, इसका तो स्लोअर होता है। कैसा होता है? स्लोअर। जबकि नाइट्रोजन और शुगर की बात सही है। आंसर आपके पास थर्ड फोर्थ बन जाएगा, 2 और 3 बोथ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इनवर्टेड। आपको वो पिरामिड बताने हैं जो जनरली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। वैसे तो मैक्सिमम पिरामिड जो भी आपके, चाहे नंबर हो, बायोमास हो, चाहे एनर्जी का हो, इन जनरल आपके अपराइट होते हैं। लेकिन आपको 2 याद रखने पड़ेंगे और मैं हमेशा वो ट्रिक बताता हूं, आप याद रखना, नटवर लाल उल्टे हैं। नटवर लाल क्या है? उल्टे हैं। इससे मतलब नटवर लाल जो हैं उनका जो पिरामिड है वो कैसा है? इनवर्टेड है। सर इनवर्टेड है किसका किसका? नट से मतलब ना से नंबर ऑफ, नंबर के बेस पर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस पर आपके पास ट्री का इकोसिस्टम। किसका इकोसिस्टम? ट्री का इकोसिस्टम यहां पर इन्वर्टेड आ जाएगा। और वर का मतलब वह से हो गया बायोमास, बायोमास को लेकर आप रिवर का मतलब, रिवर मैंने ले लिया है, रिवर का मतलब आप एक्वाटिक इकोसिस्टम लेकर चल सकते हो। तो इन दोनों का केस भी आपके पास इन्वर्टेड आएगा। पिरामिड ऑफ नंबर आपके पास जो है इन जनरल अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट भी अपराइट होगा। लेकिन सी का मतलब एक्वाटिक की बात कर रहे हैं, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, नटवर लाल उल्टे। नंबर के केस में ट्री का इकोसिस्टम और बायोमास के केस में रिवर मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। आपको ये बात पता है कि रिवेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दी? तो ये दी है पॉल एहरलिच ने। आंसर आपके पास फर्स्ट है। जबकि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने क्या दिया था? आपको अगर याद आ जाए, इन्होंने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात करी थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। टिलमैन ने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी, इन्होंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ईयर टू ईयर बायोमास का प्रोडक्शन में वेरिएशन कम देखने को मिलता है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। ये बात आपको आउटडोर प्लॉट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। मैक ऑर्थर आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए। रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग कर सकते हो। रिसोर्स की पार्टीशनिंग की बात मैक ऑर्थर ने की है। ठीक है, तो आंसर तो आपके पास फर्स्ट था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after forced expiration is called vital capacity। बिल्कुल बात सही है। वो कह रहे हैं कि हम खींच के सांस छोड़ने के बाद, मतलब हमने खींच के सांस छोड़ दी है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करने के बाद आप कितनी एयर ले सकते हो। तो वो आप जितनी भी एयर ले सकते हो वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, जिसकी वैल्यू 4600 होती है। कितनी होती है? 4600 ml होती है। सर इसकी बात एक और मैं कहता हूँ, ये है फोर्सबल एक्सपायरेशन के बाद ली हुई टोटल एयर वाइटल कैपेसिटी। हम इसे इस वे में भी बोल सकते हैं कि हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर हम निकाल सकते हैं तो वो भी तो वाइटल कैपेसिटी होगी। यस, वो भी वाइटल कैपेसिटी होती है। तो देखिए स्टेटमेंट दूसरा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after forced inspiration
इसी की वाइटल कैपेसिटी की दूसरी लैंग्वेज लिख दी है, लेकिन इसने यहां पर एक्सपायरेशन कैपेसिटी लिख दिया, दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। यहां पर भी उसे वाइटल कैपेसिटी ही लिखना चाहिए था, है ना। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कब? जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लो, मतलब खींच के सांस लेने के बाद आप कितनी सांस निकाल सकते हो, या फिर खींच के सांस छोड़ने के बाद आप कितनी सांस ले सकते हो। दोनों एग्जाम्पल वाइटल कैपेसिटी के ही होते हैं। आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, और इस बिहाफ पर आपका आंसर सेकंड बनेगा। क्या बन जाएगा? सेकंड। आगे देखिए 182 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रॉन्ग बात बतानी है किसके रिगार्डिंग? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के रिगार्डिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन और 20 to 25% ऑक्सीजन आरबीसी के जरिए, बिल्कुल बात सही है। आपको 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएगी, ये बात भी बिल्कुल सही। 70% ऑक्सीजन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन ये वाली बात गलत है कि 3% CO2, ये 3% नहीं होना चाहिए, ये कितना परसेंट होना चाहिए? 7%। और आंसर आपके पास रॉन्ग पूछा गया है, तो 4 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैचिंग्स इज आर करेक्ट, कितनी मैचिंग सही हैं? ए सिलोमेट, हे सिलोमेट प्लेटिहेल्मिन्थेस, बिल्कुल सही बात है। हे सिलोमेट में प्लेटिहेल्मिन्थेस आता है क्योंकि उसमें मेसोडर्म तो होता है, लेकिन सॉलिड मेसोडर्म होता है, सेल अपनी जगह से हटते नहीं, तो कोई भी स्पेस बनता नहीं, कोई भी सिलोम बना नहीं। सॉलिड मेसोडर्म की वजह से आपको यहाँ पर सिलोम देखने को नहीं मिल रहा। हे सिलोमेट है। सिलोमेट आपको हे एस्केल्मिन्थेस में देखने को मिल रहा है, आप इसमें स्कैटर्ड पाउचेस होंगे, उसमें मेसोडर्मल लाइनिंग आ गई। सिलोमेट आपको सिलेंट्रेटा, सिलोमेट सिलेंट्रेटा नहीं भाई साहब, सिलेंट्रेटा आपके पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और वहां पर मेसोडर्म ना होकर मेसोग्लिया, जिसमें मेसोडर्म ही नहीं है, हम उसमें सिलोम की बात कैसे कर सकते हैं? ये सिलोमेट होगा। और पोरीफेरा भी सिलोमेट नहीं होगा। इसका मतलब दो ही बातें सही हैं, और दो बातें सही हैं, आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग सही है? डिप्लोब्लास्टिक मेसोडर्म प्रेजेंट, अरे भैया डिप्लोब्लास्टिक है तो मेसोडर्म होगा ही नहीं, क्योंकि दो ही जर्म लेयर होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। आपके बाद देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक मेसोडर्म एब्सेंट, ये भी बात गलत लिख दी है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो मेसोडर्म प्रेजेंट होगी। सिलोमेट मेसोडर्म प्रेजेंट, ये बात सही है, और सिलेंट्रेटा में मेसोडर्म की जगह मेसोग्लिया होता है, ये बात भी सही है। अनदर दो ही ऑप्शन इसमें सही हैं, और फिर से आंसर सेकंड ही बनेगा। आंसर सेकंड ही बनेगा बच्चों, 184 का सेकंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग इसमें सही है? हर्माफ्रोडाइट पोरीफेरा, पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल आपके एस्केल्मिन्थेस देखने को मिलते हैं। एस्केल्मिन्थेस में आपने एस्कैरिस का नाम सुना है कि नहीं, है ना? एस्कैरिस का, मेल एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस, याद करिए भैया, मेल छोटा है ना, मगर टेढ़ा है, फीमेल लंबी है मगर सीधी है, तो उसमें सेक्सेस अलग है ना, तो आपके यूनिसेक्सुअल। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट एमिटिंग की प्रॉपर्टी आपको टीनोफोरा में देखने को मिलेगी, ये भी सही है, और प्लेटिहेल्मिन्थेस भी आपको बाइसेक्सुअल देखने को मिलेंगे। सारी की सारी ऑप्शन सही है, आंसर 4 बनेगा। ओके, आगे देखिए अगला। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। वो पूछ रहा है PQRST में P क्या है? P आपको पता है ये ऑरिकुलर सिस्टोल होता है। QRS कॉम्प्लेक्स आपके पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, और आपके पास ये T जो होती है इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कहते हैं। भूले तो नहीं हो, भूलना नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए अभी ये। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया T नहीं है, T को रिप्रेजेंट करना है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल नहीं है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सही है, एंड ऑफ डायस्टोल नहीं है, आंसर आपके पास इजिली थर्ड बनेगा। आगे 187 सेशन लिखा हुआ, लीफ आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, पी में आपको लीफ टेंड्रिल में बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी, और इनटू, लीफ इनटू बदल जा रही है स्पाइंस में, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम आएगी, और वो कैक्टस में देखने को मिलेगी। असर्शन सही है।
असर्शन सही है। कहने का मतलब एक सपोर्ट के लिए और एक डिफेंस के लिए। आपके पास रीजन में लिखा हुआ है कंपाउंड लीफ। अब देखिए आप इसमें, अब डिफेंस की बात इसमें इसी से रिलेटेड बात करना होती तो हम उसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मानते, लेकिन वो कह रहा है इन कंपाउंड लीफ इन सीजन ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। ये बात सही है और ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात कर रहा है। असर्शन अलग है, रीजन अलग है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन मतलब रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। आंसर मेरे हिसाब से और होगा फर्स्ट। ठीक है बेटा, आगे अगला क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ है इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चाहे आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो और आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये सब एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन के या एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 1992 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो वर्ल्ड समिट 1992 में नहीं हुआ है, ये 2002 में हुआ है ना। 190 कंट्रीज ने साइन किए थे कि सस्टेनेबल हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोक लेंगे 2010 तक। ये बात वर्ल्ड समिट में कही गई थी, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर, आपके पास ये वाली बात गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 सही, दूसरा गलत। आंसर आपको 188 का सेकंड मिलने वाला है। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए। बाइकस्पिड वाल्व फाउंड बिटवीन। तो आप हार्ट बनाइए और आप मुझे बताइए बाइकस्पिड वाल्व कहाँ है। तो हमने कहा ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको यहाँ पर जो वाल्व दिखाई देगा राइट साइड, उसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड दिखाई देगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का नाम आप कैसे भूल सकते हो? इसी को हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो आपको ये बात बताना है कि ये बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जा रहे हैं। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में नहीं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल सही है। आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल गलत, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल गलत। आंसर आपके पास सेकंड हो गया, बच्चों वाला। समझ पाए? ठीक है, आगे देखिए 190 लिखा हुआ विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? लिखा हुआ एडीएच फैसिलिटेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। बिल्कुल बात सही है। और एडीएच कहां से निकलता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये डायोरेसिस को रोकने वाला हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसी को हम वैसोप्रेसन भी कहते हैं। लेटर पार्ट मतलब डीसीटी से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देता है फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। फिर लिखा हुआ है कि एएनएफ मैकेनिज्म चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बिल्कुल बात सही है। जब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म काम करती है तो गिरे हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ा लिया जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो उसे नॉर्मल लाने के लिए एएनएफ काम करता है और उसके रास के इफेक्ट को कम करता है, मतलब उसे उसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, तो उसे रोकता है। बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ एट्रियल नाइट्रोरेक्टिक फैक्टर एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये वाली बात गलत है। यहाँ पर एट्रियल नाइट्रोरेक्टिक फैक्टर ये काम नहीं करता, ये वाला काम तो रेनिन करता है। फिर चौथा लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया इज इंडिकेटिव प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, सॉरी यूरिया नहीं, इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये बात सही है। आपको गलत बात निकल कर आई है थर्ड, गलत बात निकल कर आई है 190 की थर्ड। बेटा आगे देखें। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट। तो आपको पता है जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें 3 तरह के ज्वाइंट्स थे। एक फाइब्रस ज्वाइंट जो नो मूवमेंट, एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो लिमिटेड मूवमेंट देता है, और एक साइनोवियल ज्वाइंट जो फ्रीली मूवमेंट देता है। तो आपको यहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट की बात कर रहा है, लिमिटेड मूवमेंट की बात कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा मूवमेंट चले, कौन सा ज्वाइंट चलेगा? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट,
है ना बेटा। तो सैडल ज्वाइंट आपके पास बॉल एंड सॉकेट है तो ये नहीं होगा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट सुचर्स में पाए जाते हैं, ये नहीं होगा, ये आपके नो मूवमेंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपके पास फ्रीली मूवमेंट। आंसर तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हो गया। आपको आंसर बताना है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की दूरी को हम कहते हैं सार्कोमियर। और यही सार्कोमियर होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। याद आया कि नहीं? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान चलो पूछा जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो कौन सा बैंड की लंबाई कम होगी, तो बताइए ए बैंड की लंबाई कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? आई बैंड की लंबाई बताइए कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? सार्कोमियर की लंबाई कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? बताइए एच जोन की लंबाई कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? और आपसे कहा जाए एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की लंबाई कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी? आप मुझे जवाब देंगे क्या? चलिए जवाब देने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ए बैंड कांस्टेंट ही रहता है जबकि आई बैंड डिक्रीज करता है। आई बैंड क्या करता है? डिक्रीज करता है। सार्कोमियर की लंबाई भी क्या करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? डिक्रीज करती है। एच जोन भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या आपको पता है एच जोन होता क्या है? दो मतलब डार्क बैंड जो होता है इक्वली डार्क नहीं होता, डार्क बैंड का लाइट जोन जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होते हैं उस जोन को हम एच जोन कहते हैं। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एच जोन कम होते होते बिल्कुल भी खत्म हो सकता है ना। और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कम नहीं होते, ये भी कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर स्लाइड करता है। याद रखना ये सिर्फ स्लाइड करता है, इसकी लंबाई कम नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? फेसिया नहीं होगा। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को हम फेसिया कहते हैं। मसल बंडल्स को कवर करती है वाइट कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, उसे हम फेसिया कहते हैं। इसे हम सार्कोमियर कहते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सार्कोमियर। ठीक है बेटा, आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है? देखें, लिखा हुआ है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस स्पेशल सेंसिटिव रीजन है formed by the cellular modification of DCT, distal convoluted tubule and the efferent arteriole had location at their contact। बात इसमें समझना कि अगर आपको समझ आ जाए तो ये है वॉमेन कैप्सूल, ठीक है, और ये है आपके पास ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। और फिर ये हो गया DCT। तो ग्लोमेरुलस के जो क्लोज कांटेक्ट में जो सेल्स होती हैं इन्हीं को हम मैकुला डेंसा कहते हैं। और इन्हीं मैकुला डेंसा में पाई जाती हैं जो सेल्स, उन्हें हम जेजी सेल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वॉमेन कैप्सूल है और ये है आपके पास ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर बहुत चालाकी से उसने लिख दिया है इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि गलत होगा। ग्लोमेरुलस आपके पास ERA का नहीं, एफरेंट रीनल आर्टेरियोल से बनता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। यहां पर इफरेंट आर्टेरियोल नहीं होगा, एफरेंट होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है। ANF इज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बिल्कुल गलत। ANF तो पावरफुल वैसोडाइलेटर होता है। कैसा होता है? वैसोडाइलेटर। जो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आंसर 193 का फर्स्ट हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो आपको पता है ग्रेव्स डिजीज जो होती है वो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म से। हाइपरथायरॉयडिज्म से होने वाली ये बीमारी है और इसी को ग्रेव्स डिजीज को हम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। कौन सा ग्वाइटर बेटा? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। मतलब ऐसा ग्वाइटर जिसमें टॉक्सिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो हम उसे ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, पफी चेहरा हो जाता है, आंखें जो होती प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, मतलब आंखें बाहर निकली होती हैं, और आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सीधे इंसान जो है वो कब्र से उठकर आया है। इसी वजह से इसे हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड से नहीं होगा, ये हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड से होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड की बात नहीं है। आंसर आपके पास 194 का सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ विच हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी के प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? यहाँ पर वैसोप्रेसिन का रोल नहीं है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है, इसका भी रोल नहीं है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलवाएगा, इसका भी रोल नहीं है। कॉर्टिसोल का रोल है। आंसर आपके पास 4 बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारे सिस्टम में केमिकल साइनेप्स ज्यादा होते हैं देन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हैड केमिकल साइनेप्स। बिल्कुल सही है। केमिकल साइनेप्स वो होते हैं जिसमें प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी को साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और उसी में हाइड्रोलिसिस होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। मतलब केमिकल साइनेप्स में हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है। तो आपको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, वहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी नहीं होती है ना। तो आपके दोनों लाइन सही है, स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो आंसर आपके पास दोनों सही पर 4 बनेगा। यस और नो जल्दी से बताओ। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। आगे देखिए 196 के बाद 197 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो सेरिबेलम बैलेंस के लिए है, सही करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, ये भी सही है। आपके पास हाइपोथैलेमस अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा टेम्परेचर नहीं, हाइपोथैलेमस का काम है। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। 197 का 4। आगे असर्शन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर द डीएनए ऑफ 2 सोर्सेज। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको प्लाज्मिड अलग डीएनए का सोर्स है, और जब उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग सोर्स से लिया गया डीएनए जब उसमें जोड़ देते हैं तो जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आपके पास असर्शन सही है। फिर लिखा हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट। भाई साहब, बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, बनाने के बारे में सोचना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही बारे में सोचना, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचना, सब बेकार है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। असर्शन सही, रीजन गलत। आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज रॉन्ग। यह बात सही हुई कि नहीं हुई? 198 का सेकंड बन जाएगा। आगे देखते हैं 199 इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देखो, जब भी नाम इंटर लिखा हुआ है, इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है एक ही के अंदर। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस टू डिफरेंट स्पीसीज। बिल्कुल बात सही है। 2 डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उसे हम इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, लेकिन एक ही स्पीसीज के पॉपुलेशन में होने वाले इंटरेक्शन को हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, है ना। आपके पास दूसरा स्टेटमेंट लिखा पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। बिल्कुल बात सही है। अगर वो इंटरनल एनवायरनमेंट से फूड लेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, सरफेस पर नहीं रहेगा, तो उसे एंडोपैरासाइट कहेंगे। तो ये दोनों लाइनें सही हैं। आंसर आपके पास 4 बन गया है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। और यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म of a seed produced after crossing tetraploid female plant and tetraploid male plant। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है और टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है। तो बताइए मेल प्लांट कैसा है? मेल प्लांट। अब बात को बताना,
मेल प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉइड मतलब का 4n, और फीमेल प्लांट भी कैसा है, टेट्राप्लॉइड है, कैसा है 4n। अब बताइए मेल प्लांट जब गैमेट बनाएगा तो प्लॉइडी हाफ होगी कि नहीं, गैमेट बनाएगा मतलब मियोसिस करेगा तभी तो गैमेट बनेंगे, और गैमेट में बताइए जब गैमेट बना, यहां पर हम गैमेट ना लिखें, यहां पर हम मियोसिस लिख दें, तो हमने कहा कि इसमें मेल प्लांट में जब मियोसिस होगा तब गैमेट बनेगा, और जब गैमेट बनेगा तो गैमेट कैसा होगा 2n, क्योंकि किससे बना है, मियोसिस से। ऐसे ही मियोसिस से यहां पर बनेगा, मियोसिस से बनेगा भाई साहब गैमेट, और गैमेट क्या हो जाएगा, तो गैमेट हो जाएंगे 2n। अब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में अगर आप नॉर्मल देखिए तो आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में एक होता है सिनगैमी, और सिनगैमी में क्या होगा, सिनगैमी में क्या होगा, सिनगैमी में आपके पास होता है एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट किससे, जो कि 2n है, अभी देखा हमने बताया, और वो आपके पास फ्यूज करेगा किससे, फीमेल गैमेट से, और फीमेल गैमेट कैसा है बताइए, वो भी 2n है। तो इसका मतलब जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट की प्लॉइडी अगर पूछता तो आंसर क्या हो जाता, 4n। लेकिन जब मैं बात करता हूं ट्रिपल फ्यूजन की, ट्रिपल फ्यूजन की बात करता हूं, तो यहां पर 3n कंडीशन बनती थी जब 2n प्लांट होता था। यहां पर आपका क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा, किससे फ्यूज करेगा, आपके पास दो पोलर न्यूक्लियाई से, और पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी यहां पर क्या है, 2n है ना, तो 2n प्लस 2n, और ये भी आ गया 2n। इसका मतलब ये जब फ्यूज करेगा तो बताइए एंडोस्पर्म जो बनेगा वो एंडोस्पर्म कितना हो जाएगा, कितने n हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 6n। मतलब बनेगा क्या, हेक्साप्लॉइड। क्या बन जाएगा, हेक्साप्लॉइड आंसर में आ जाएगा। बात समझ गए। अगर वो यहां पर इसी कंडीशन को लेकर जाइगोट की प्लॉइडी पूछता तो वो आती 4n, और अगर उसने एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पूछी है तो चूंकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, तो मेल गैमेट चूंकि 2n है और पोलर न्यूक्लियाई भी 2n होगा, तो आपके पास ये बनेगा 6n। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास FST 61। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कम क्या, आखिरी हफ्ता है ना, तो जो कुछ भी है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाइए नहीं, जो भी चीज़ें हैं उसे समेटने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हम लोगों के साथ करिए, टेस्ट दीजिए, है ना, और जो चीज़ अभी तक नहीं आई उसे प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके चक्कर में अब पढ़कर टाइम गंवाना नहीं है। ठीक है, लगे रहिए, आपका 5 मई को एग्ज़ाम है, बढ़िया जाएगा, हम सारे लोगों के आपके साथ बेस्ट विशेष हैं। थैंक यू सो मच, है ना, आप अपना ख्याल रखिए।